गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, कितने टाइप्स के इसके कंसेप्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि जैसे कि मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट करी है पाइथन बिगनर्स के लिए, तो जिसमें हमने कवर किया है व्हाट इज़ वेरिएबल, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ये कोड के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं या फिर सीख चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है और आई बटन में भी आ रहा है, तो आप उन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी अनेबल कर लेना, ताकि जब भी इन फ्यूचर मैं अदर टॉपिक्स की जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है एक मेथोलॉजी होती है आपके किसी भी प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सेकंड, जो आपका प्रोजेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो पहली चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी वो ये है कि आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक हो या फिर छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में। ठीक है, यानी कि ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बेसिकली। ठीक है, अब क्या है, मान लो जैसा कि भगवान ने सोचा कि मुझे अर्थ बनाना है। ठीक है, तो अर्थ बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, कोई इतनी छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो भगवान ने सोचा कि मुझे एक अर्थ बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है अर्थ नाम का। ठीक है, तो अर्थ बनाने के लिए अब वो ये तो है नहीं कि उन्होंने बस सोचा और बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसको भी उन्होंने स्मॉल पीसेस में तोड़ा गया और उसके बाद एक एक चीज करके उन्होंने धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने अर्थ को क्या किया, उसमें बनाया एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट में फिर उनको लगा कि यहाँ पे ह्यूमन होंगे। फिर उन्होंने सोचा क्या, उन्होंने अपने अर्थ प्रोजेक्ट को ब्रेक कर दिया एनिमल्स में। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फिर आ गया बर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में अर्थ को जो है वो तोड़ दिया। ठीक है, अब उन्होंने फिर आगे चल के क्या किया कि चलो अब एनवायरनमेंट को भी हम ब्रेक करते हैं। अब एनवायरनमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ट्रीज बनाए। ठीक है, क्लाउड बनाए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एनवायरनमेंट को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ह्यूमन को उन्होंने फिर ब्रेक कर दिया मेल में, फीमेल में। ऐसे ही एनिमल्स को उन्होंने ब्रेक कर दिया, जैसे कि लायन में कर दिया या टाइगर में कर दिया। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बर्ड्स को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही ये चेन चलती गई। ठीक है ना, तो ऐसे ही जब तक वो एक स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंच गए तब तक ये चेन जो है चलती रही ब्रेक करने की इस अर्थ के प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में या फिर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना और फिर स्मॉलेस्ट पीस से आप दोबारा से उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना, वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक होती है, ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल से ही एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बेसिकली बेनिफिट्स क्या होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं जब आप उप्स के कंसेप्ट को आप अपने प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास बेनिफिट आता है वो आता है हमारे पास रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी का हमारे पास सबसे पहला बेनिफिट आ जाता है जब आप ऊप्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, अब ये कैसे आपको हेल्प करता है, मान लो जैसे कि आपके पास कुछ गाड़ियां हैं।
ठीक है, जैसे कि मान लो 3 व्हीलर है, स्कूटी है, ठीक है, और ट्रक भी है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे आपके पास व्हीकल्स हैं। तो अब आपको उसमें चाहिए टायर, ठीक है। तो अब टायर बनाने के लिए अब आपने क्या किया, जो सिंपल जो एक नॉर्मल जो तरीका है, अगर आप ऑब्जेक्ट में अगर इसको ब्रेक नहीं करते हो तो क्या तरीका होगा, आप एक टायर बनाओगे स्कूटी का, स्कूटी टायर हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा लाइक 3 व्हीलर का टायर, और आपका हो जाएगा ट्रक टायर, ठीक है, और बस टायर, ठीक है। तो ये आपके ये 4 टायर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। बट जब आप इसको आप क्या करोगे, जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों के लिए बनाओगे एक स्मॉल साइज टायर, और इन दोनों के लिए आप एक और टायर बना दोगे लार्ज साइज टायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आपने कोड में उसको इंप्लीमेंट किया और रीयूजेबिलिटी आपके कोड में आ जाएगी, तो अब क्या होगा कि यही सेम जो है स्मॉल टायर जो है आपका यूज हो जाएगा किसी और व्हीकल के अंदर, लाइक जैसे मान लो इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक टॉयज हो गए जो बच्चों के लिए आते हैं आजकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक टॉयज हो गए, ठीक है, उसके अंदर भी ये स्मॉल साइज के टायर यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपको स्मॉल टायर की जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने एक और टायर नहीं बनाया, आपने वही स्मॉल टायर आप अपने अदर व्हीकल्स के अंदर यूज कर सकते हो जहां पर स्मॉल टायर आपका यूज हो सकता है। सेम ऐसे ही जब ट्रक की बारी आई तो ट्रक के जो लार्ज साइज जो टायर्स हैं वो भी आपने ट्रक में भी यूज कर लिया और बस में भी यूज कर लिया। ऐसा नहीं है कि आपने दोनों के लिए अलग अलग टायर्स बनाए हैं, ठीक है, आपने एक ही टाइप का टायर बनाया क्योंकि हैवी व्हीकल है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ मटेरियल यूज होते हैं, तो आपने सिर्फ ये दो टाइप के टायर्स में ही आपका काम हो गया, आपको 4 टाइप के आपको अलग अलग टायर्स नहीं बनाने पड़े, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हो जाता है रीयूजेबिलिटी, यानी कि आपने स्मॉल टायर को ही स्कूटी में भी यूज़ कर लिया और 3 व्हीलर में भी यूज़ कर लिया, लार्ज टायर को आपने ट्रक में भी यूज़ कर लिया और बस में भी यूज़ कर लिया, इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट आता है, वो आता है डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके कोड में कोई भी डुप्लीकेट कोड नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेम ही टायर मैंने यहाँ पर भी बनाया है, यहाँ पर भी बनाया है स्मॉल टायर, यहाँ पे लार्ज टायर मैंने 2 बार ही बना दिया है, ठीक है। तो ये मेरा डेटा रिडेंसी हो गया है, यानी कि मैंने सेम कोड मैंने 2 बार ही लिख दिया है, ठीक है। तो जब आप ऊप्स को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका क्या होगा, ये जो है एक ही क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डेटा रिडेंसी आपकी नहीं रह जाएगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया बेनिफिट हमारा दूसरा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे बेनिफिट की, कोड मेंटेनेंस, ठीक है। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 4 क्लासेस थी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, बट जब हमने ऊप्स को इंप्लीमेंट किया तो हमारे पास ये 2 ही क्लासेस बच गई। तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि आपको 4 क्लासेस को मेंटेन करना इजी रहेगा या फिर 2 क्लासेस को मेंटेन करना इजी रहेगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे साफ ये चीज़ तो बहुत ही सिंपल क्लियर है कि आपका जहाँ पे 2 ही क्लासेस होंगी उनको मेंटेन करना इजी रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे ही आप इंप्लीमेंट करते हो अपने कोड के अंदर तो आपका कोड मेंटेनेंस भी ईजी हो जाता है, ठीक है। थर्ड जो चीज़ है इसमें आ जाते हैं हम सिक्योरिटी, ठीक है। अब सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी, अब सिक्योरिटी इस तरीके से इंप्लीमेंट होगी कि जो आपका जो लार्ज साइज जो टायर है, ठीक है, या फिर स्मॉल साइज जो टायर है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होगी, क्योंकि ये टायर इसमें स्मॉल टायर में की जगह नहीं लेगा और स्मॉल टायर आपके लार्ज टायर की जगह
नहीं ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट टायर है वो स्कूटी या थ्री व्हीलर में तो लगेगा नहीं, ना ही स्मॉल टायर आपका ट्रक और बस में लग पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं रह पाएगा, इसीलिए ये दोनों कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी प्रॉपर्टीज़ इनकी शेयर नहीं होंगी। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक अलग से सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट हो जाती है जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करोगे अपने कोड के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी। और नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट आता है वो है हमारा लेस बग्स, और आप कह सकते हो एरर्स, ठीक है। अब जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो अब क्या होगा कि अब अगर आपके पास 4 क्लासेस है, ठीक है, तो हो सकता है कि सेम मिस्टेक या फिर कोई मिस्टेक आपने यहाँ कर दी है, सॉरी, ठीक है, कुछ मिस्टेक मान लो अगर आपने इस टायर में कर दी है, फिर इस थ्री व्हीलर में भी कर दी, यहाँ पे भी कर दी, ठीक है। बट अगर आपने 2 क्लासेस ही बनाई हैं तो आपको क्या है, आपका या तो एरर यहीं होगा या फिर एक यहाँ होगा, ना कि 4 जगह, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके एरर की जो क्वांटिटी होती है वो भी कम हो जाती है, इवन चांसेस भी कम हो जाते हैं जब आप ऊप्स को इम्प्लीमेंट करोगे अपने कोड के अंदर, ठीक है गाइस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अदर्स बेनिफिट की, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जैसे कि आपको 4 क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको क्या किया, आपने सिर्फ 2 ही आपने क्लासेस बनाई, तो आपका टाइम बच गया आपका कोड लिखने में अदर 2 क्लासेस के लिए, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है जब आप ऊप्स को इम्प्लीमेंट करोगे अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो अब जैसा कि आपके पास लेस क्लासेस होंगी, ठीक है, तो आपको जैसा कि यहाँ पे बताया कि लेस आपका जो एरर होगा उसके साथ साथ आपको ईजी डीबगिंग भी हो जाती है, यानी कि आपको आपके कोड में से एरर निकालना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसा कि अगर मान लो अगर मेरा सिर्फ स्मॉल टायर में ही अगर मेरे को अगर एरर आया है तो मैं अदर क्लासेस को नहीं देखूंगा, ठीक है ना गाइस। तो अब जैसे कि मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के में कुछ मेरे को प्रॉब्लम आई है, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर को ही देखूंगा, ना कि इलेक्ट्रिक टॉयज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे जहाँ प्रॉब्लम आई है मैं सिर्फ उसी क्लास को चेक करूंगा या फिर उसी ऑब्जेक्ट को चेक करूंगा, ना कि अदर ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर जब आप ऊप्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपने कोड के अंदर, तो आपकी डीबगिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं और आपका इजी भी हो जाता है अपने कोड के अंदर एरर्स को डीबग करना, ठीक है गाइस। तो ये हमारा जो हो चुका है अब हमारा जिसमें कि हमारे जो बेनिफिट्स हैं बेसिकली ऊप्स के, वो सारे हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ऊप्स के कितने कंसेप्ट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं ऊप्स के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है क्लास का, ठीक है। अभी क्लास क्या होती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या कंसेप्ट्स होते हैं क्लास के भी, ये सारी हम ये सब चीज़ें जो हम प्रैक्टिकली अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आज ही आपको बता दूंगा सारे कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली कर करके तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे इस वीडियो को भी और अपनी आने वाली वीडियोज़ को भी, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट होता है हमारा क्लास, दूसरा हमारे पास कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है मेथड, चौथा है हमारा इनहेरिटेंस, देन आता है एनकैप्सुलेशन, और एक सेकंड, एनकैप्सुलेशन, फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, और लास्ट हमारा कंसेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है ना गाइस। तो ये कंसेप्ट होते हैं हमारे ऊप्स के, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रैक्टिकली करके, ठीक है। बट ये सारे ही कवर नहीं करेंगे, हम जो कवर करेंगे पहले 3 जो कंसेप्ट हैं हमारे ऊप्स के उनको कवर करने वाले हैं। ये जो हमारा होगा ये 3 कंसेप्ट क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड, ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में
पूरा इम्प्लीमेंट करके कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, मेथड कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे मेथड काम करते हैं एक क्लास के अंदर। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, जिसमें हमने सीख लिया है कि ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मैथोलॉजी होती है, उसके साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट्स को एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, रीयूजेबिलिटी का बेनिफिट हमें मिलता है जब आप उप्स इंप्लीमेंट करते हो अपने कोड के अंदर। डेटा रिडेंसी नहीं रहती है आपके कोड के अंदर, कोड मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाती है, आपके लेस बग्स और एरर्स आते हैं आपके कोड के अंदर, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और इजी टू डीबग भी होता है। और ये हमारे कंसेप्ट्स हैं सारे जो हमारे उप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और तो इतना ही है इस वीडियो में। अगली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो आपको रियली में पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी अनेबल कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन उसमें चूज़ करके, ताकि जब भी मैं वीडियोस को या फिर मैं कोई भी अपडेट अपने कम्युनिटी सेक्शन में या फिर कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर शेयर करता हूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट भी कर देना अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज़ ऐसी जो मैंने कवर नहीं करी, या आप कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हो, या कोई भी टॉपिक पाइथन से रिलेटेड या फिर बेसिक से रिलेटेड आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।